मोहब्बत अगर ज़बरदस्ती की दहलीज पर दम तोड़ दे तो ज़िंदगी एक ऐसे कमरे की मानिंद हो जाती है जहाँ रोशनी की एक किरण भी दाखिल नहीं होती। मरवा के साथ भी यही हुआ था। बाप के इंतकाल के बाद ताया ने अपनी इज्जत बचाने के लिए उसका निकाह अपने बड़े बेटे आशिर से कर दिया। लेकिन शादी की पहली रात ही आशिर ने उसे अपनी जिंदगी से खारिज कर दिया। आशिर ने सख्त और रूखे लहजे में कहा, देखो मरवा, मैं इस निकाह को सिर्फ अब्बू की मजबूरी की वजह से मान चुका हूँ, लेकिन तो मैं अपनी बीवी कभी तस्लीम नहीं करूंगा। मैं इस वक्त दुबई जा रहा हूँ। इस घर में तुम्हारी हैसियत सिर्फ एक मुलाजमा की रहेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मरवा ने रोते हुए धीमी आवाज में पूछा, लेकिन आशिर साहब, मेरा क्या कसूर है? आशिर ने बात काटते हुए कहा, मुझे साहब मत कहो, और याद रखना, अपनी औकात से बढ़ के ख्वाब मत देखना। और दरवाजा जोर से बंद करके चला गया। 2 साल गुजर गए। किचन में बेतहाशा गर्मी थी। मरवा पसीने में शराब और बर्तन धो रही थी। स्टोर रूम का पंखा खराब था। तब उसकी सास बिल्किस बेगम गुस्से से चिल्लाई, ओ महारानी, हाथ जरा जल्दी चलाओ, सारा दिन किचन में ही बैठी रहोगी क्या? मरवा ने कमजोर आवाज में कहा, ताई अम्मा, स्टोर रूम का पंखा खराब है, बहुत तेज बुखार और सर में दर्द हो रहा है। क्या मैं थोड़ी देर आपके कमरे के एसी में लेट जाऊं? बिल्किस बेगम ने तंज में हंसी मारी। अच्छा, तो अब तुम्हें एसी में सोने का शौक चढ़ाया है? तेरे बाप ने जहेज में एक टका तो दिया नहीं, खाली हाथ आकर हमारे सर पर बैठ गई। जाओ, दफा हो जाओ अपने उसी स्टोर रूम में। मरवा सर झुकाए वापस किचन की तरफ जाने लगी। तभी उसका सामना अपने दीवर दानियाल से हुआ। दानियाल मक्काराना मुस्कुराहट के साथ करीब आया और बोला, वैसे मरवा भाभी, भाई तो दुबई जाकर बैठ गए। इतनी हसीन लड़की को छोड़कर कोई कैसे जा सकता है? अगर तुम कहो तो तुम्हारी तन्हाई का इलाज मैं कर दूं। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। मरवा ने अपना दुपट्टा ठीक करते हुए गुस्से से कहा, दानियाल, अपनी जबान को लगाम दो। मैं तुम्हारे बड़े भाई की मनकूहा हूँ, शर्म करो। लेकिन दानियाल हंसते हुए बोला, भाई तो तुम्हें घास भी नहीं डालता, कब तक अकेली रहोगी? इसी दौरान आशिर अचानक 2 साल बाद पाकिस्तान वापस आ गया। सब हैरान रह गए क्योंकि उसके हाथ में एक 6 माह का खूबसूरत बच्चा था, जिसकी नीली आंखें और गोरा रंग था। बिल्किस बेगम ने हैरत से चीखते हुए पूछा, आशिर, मेरे बच्चे, ये बच्चा किसका है? क्या तुमने वहाँ शादी कर ली थी? आशिर ने बोला, हाँ अम्मी, ये मेरा बेटा अजलान है। किचन के दरवाजे पे खड़ी मरवा ने ये सुना तो उसके पांव तले से जमीन निकल गई। उसका दिल टूट कर बिखर गया। वो समझ रही थी कि आशिर ने उसे धोखा देकर दूसरी शादी कर ली, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये बच्चा आशिर का नहीं बल्कि उसकी एक मरहूम दोस्त की अमानत है, जिसे उसने कानूनन गोद लिया था ताकि उसकी अच्छी से परवरिश हो सके। रात के वक्त बच्चा शदीद रो रहा था क्योंकि उसका डायपर ख़राब था। आशिर की बहन रामीन ने मुंह बनाकर कहा, उफ अम्मी, मैं इसका गंदा डायपर चेंज नहीं कर सकती, मुझे उल्टी आ रही है। आशिर ने गुस्से से कहा, सुबह से बच्चे का बुरा हाल है, तुम लोगों में इतनी भी इंसानियत नहीं है। तभी मरवा आगे बढ़ी और बच्चे को गोद में लेकर बोली, आशिर, आप परेशान मत हो, मैं देखती हूँ। मरवा ने बच्चे को प्यार किया, उसे नहलाकर साफ कपड़े पहनाए तो बच्चा मरवा की गोद में आते ही चुप हो गया और मुस्कुराने लगा। आशिर हैरत और ममनूनियत से मरवा को देखता रह गया। रात का आधा पहर था। ताया और ताई किसी शादी पर गए हुए थे। मरवा स्टोर रूम में लेटी थी। तभी दानियाल दरवाज़ा लॉक करके अंदर घुस आया और बदतमीजी करते हुए मरवा का हाथ पकड़ के बोला, आज घर में कोई नहीं है मरवा, कब तक बचोगी मुझसे? मरवा ने पूरी ताकत से उसे पीछे धकेला और कहा, छोड़ो मुझे, खुदा के लिए दूर हो जाओ। छीना झपटी में मरवा की कमीज का कंधा फट गया। वो रोती हुई बाहर भागी तो सामने लाउंज में आशिर खड़ा था। मरवा रोते हुए उसके सीने से लग गया और हिचकियां लेते हुए आशिर से बोली, मुझे बचाएं, दानियाल मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था। दानियाल ने फौरन बात घुमाते हुए कहा, भाई, ये लड़की सरासर झूठ बोल रही है, एक नंबर की चालाक औरत है। 2 साल से मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है कि मैं इससे शादी कर लूं। आज आपको अकेला देख के खुद मेरे कमरे में आई थी। तभी ताया और तायम्मे भी घर में दाखिल हो गए। बिल्किस बेगम ने गुस्से से मरवा के बाल पकड़े और बोली, मुझे पहले ही मालूम था, ये मनूस बर्द किरदार है। आशिर, तलाक दो इस दो कौड़ी की लड़की को, अभी के अभी। आशिर ने बुलंद और गरजदार आवाज में कहा, बस बहुत हो गया। दानियाल के मुंह पर एक जोरदार जन्नाटेदार थप्पड़ मार दिया। बिल्किस बेगम शौक होकर बोली, आशिर, ये तुम अपने भाई को मार रहे हो इस लड़की के लिए? आशिर ने गुस्से से कांपते हुए जवाब दिया, ये मेरा भाई नहीं है, आस्तीन का सांप है। अम्मी, मैं पाकिस्तान आने के बाद पिछले 2 साल की सीसीटीवी चेक कर चुका हूँ।
وہ گھر میں چھپے ہوئے لگے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ بھیڑیا روز رات کو مروہ کے کمرے کے باہر کھڑا ہوتا تھا۔ مروہ پاک دامن ہے، اس نے اس گھر میں اتنے ظلم سہنے کے بعد بھی میری اور اس گھر کی عزت کی حفاظت کی۔ پھر عاشر نے موبائل نکال کر وہ آڈیو ریکارڈنگ پلے کی جو مروہ نے کچن میں سمارٹلی ریکارڈ کی تھی، جب دانیال اسے دھمکا رہا تھا۔ سچ سامنے آتی ہی تایا ابو نے سر پکڑ لیا اور دانیال سے کہا، توف ہے تم پر دانیال، نکل جاؤ میرے گھر سے ابھی کے ابھی۔ سب کے جانے کے بعد عاشر مروہ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر آنسو بہاتے ہوئے بولا، مروہ مجھے معاف کر دو۔ میں نے ہمیشہ تمہیں نوکرانی سمجھا، لیکن تم نے میرے دوست کے یتیم بچے کو ماں کا پیار دیا، میری غیر موجودگی میں بھی پاک دامن رہی۔ میں تمہارا گنہگار ہوں مروہ، کیا تم مجھے ایک موقع اور دو گی؟ مروہ نے عاشر کے آنسو پوچھتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا، میں آپ سے کبھی ناراض تھی ہی نہیں، بس آپ کی ایک نظر کرم کی منتظر تھی۔ عاشر نے مروہ کو اس اندھیرے اسٹور روم سے نکال کر اپنے دل اور اپنے ماسٹر بیڈ روم کا مالک بنا دیا۔ اسے دنیا کی ہر خوشی بہترین لباس لا کر دیے۔ مروہ کی زندگی میں سکون بھلے دیر سے آیا، لیکن اب وہ اس گھر کی حقیقی ملکہ بن چکی تھی۔